तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने के लिए। एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये सारे जो हैं आपके पास वो हैं फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड, ऊपर नीचे करके यही वाले फॉर्मूलों से ही आपका क्वेश्चन जो है वो निकलने वाला है। हाँ, हमारे पास कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर लेंगे। डन? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कटिंग ऑफ वायर, कॉन्सेप्ट 1। अब ये बनाते रहना साथ साथ में नोट्स। कॉन्सेप्ट 1 क्या है? कटिंग ऑफ वायर। कटिंग ऑफ वायर से क्वेश्चन कैसा आ सकता है? वो आपको बोलेगा आपके पास एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है, एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस R है और उसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो आप बताओ वो जब 3 पार्ट्स को हमने सीरीज में लगाया तो रेजिस्टेंस क्या होगी? आपको ये सेम चीज पैरेलल के लिए भी आ सकती है। आई रिपीट, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक वायर है, उसको 3 पार्ट्स में कट किया, किसी ने बोला 5 पार्ट्स में कट किया, 2 पार्ट्स में कट किया, बस क्या करा? कटिंग ऑफ द वायर हुई है, ठीक है। कट करने के बाद उसको सीरीज में लगा दिया गया है या कट करने के बाद उसको पैरेलल में लगा दिया गया है, तो क्या होगा? क्या रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। तो पहला देखते हैं, जब भी आपको बोला कटिंग ऑफ वायर, अगर 3 हिस्सों में कट किया है तो हर हिस्से की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/3, R/3, R/3। अगर वायर को 5 हिस्सों में कट किया गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R/5, 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 R/5 एंड R/5 हो जाएगी। क्लियर? अगर तो उसने बोला कि इनको मैंने सीरीज में लगाया, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है देखो, RS = R1 + R2 एंड सो ऑन। तो R सीरीज क्या होगा? R1 क्या है? R/3। R2 क्या है? R3 क्या है? कोई फर्क पड़ेगा? देखो ऐड करने पे रेजिस्टेंस सेम रहेगी क्या? नहीं, रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी। तो अगर मैंने एक वायर को कट किया 3 हिस्सों में और उसको फिर से सेम जगह लगा दिया सीरीज में, ये सीरीज में जो लगी हुई थी पहले, देखो उस वायर को वापस सीधा लगा दिया तो कोई रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? नहीं। ये देखो R/3 + R/3 + R/3 का हो जाएगा 3R/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगी। क्लियर? अब सोचो उसने बोला था इसी को हमने क्या लगाया है? पैरेलल में। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? 1/RP। अब पेपर में मैंने शायद अक्षत का पेपर चेक किया था, ज्यादा मुझे याद है इस टॉपिक से रिलेटेड। आप लोग क्या करते हो आज तक? आरपी का फॉर्मूला ये लगाते हो। ध्यान रखना ये गलत है। आरपी का फॉर्मूला 1/RP से स्टार्ट हो रहा है LHS वाली साइड पे, ठीक है। 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जितने भी एंड सो ऑन। तो R1 कितना है? R/3, तो ये कितना हो जाएगा? 3/R लिखना पड़ेगा, 3/R, 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 तो 1/RP कितना आ गया? 9/R। अब तुम लोग महान जनता MCQ में 9/R देखते ही 9/R को टिक कर दोगे। नहीं, ये किसकी वैल्यू है? 1/RP की। तो RP की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? R/9। तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज के डिक्रीज? डिक्रीज हो गई। यानी कि अगर मैंने एक वायर को कट किया 3 हिस्सों में और उसे पैरेलल में लगा दिया तो मेरी जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी? 9 टाइम्स डिक्रीज होगी। तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर एक वायर को मैंने 4 टाइम्स कट किया और उसको पैरेलल में लगाया तो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी? एक वायर को 2 हिस्सों में काटा और फिर पैरेलल में लगाया तो कितनी डिक्रीज? 4 टाइम्स। एक को मैंने 7 टाइम्स कट किया और उसको फिर पैरेलल में लगाया तो कितने टाइम डिक्रीज? 49 टाइम्स। तो एग्जैक्ट तुम्हें समझ आया कि यहाँ से तुम्हारी एमसीक्यू की क्या ट्रिक बनी। तुमने ज्यादा नहीं सोचना, कैलकुलेट नहीं करना, स्क्वायर से वो डिक्रीज हो जाता है। और सीरीज में लगाया उसी में तो क्या होगा? कोई चेंज होगा? तो कट करने पे सीरीज में लगाओगे तो कोई फर्क नहीं, पैरेलल में लगाओगे तो स्क्वायर से डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पहला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? यस मैम। सर्किट सॉल्विंग सबको आती है? यस मैम। क्या रिवीजन की जरूरत है? करवा देंगे, कोई बात नहीं, करवा ही देंगे रिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को।
क्या आया वो पेपर में? ठीक है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, पावर के ऊपर आया हुआ है। देखो डिफाइन तो तुम्हें एक आधा आता ही आता है पेपर के अंदर। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसे आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बताती हूँ कैसे करनी है, अगर आपको नहीं आती। सोचो पावर है, पावर का आपको फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ पे सबसे पहले पावर का फॉर्मूला मैंने क्या किया था? एनर्जी इनटू टाइम। पक्का यही होता है? पक्का देख लो, डिवाइड बाय टाइम तो नहीं होता? देखना जरा, रेट होता है ना उसका डिवाइड टाइम होगा। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम होता है। टाइम ये ऐसे होंगे। कितने कॉन्फिडेंट हो तुम लोग? कितने ही कॉन्फिडेंस है तुम्हें, देखा तुम लोगों ने? हाँ गलत डिजाइन करते हो। चलो, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम। अब तुम्हें नहीं आता था पावर की डेफिनेशन, तुम क्या लिखोगे? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर है? अब जितनी एनर्जी तुम्हें 10th जो 9th क्लास थी उसमें तुम्हें पढ़ाया गया था, जितनी एनर्जी होती है उतनी क्या होती है आपके पास? वर्क डन कर पाते हो। जितनी एनर्जी होगी, जितनी मेरे पास ताकत होगी, उतना ही मैं क्या कर पाऊंगी? काम कर पाऊंगी। तो इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये भी एक फॉर्मूला है पावर का। क्लियर है? सो पावर क्या है? पावर का फॉर्मूला तुम्हें आता क्या है? एनर्जी बाय टाइम। सो व्हाट इज एनर्जी? पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत? पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट। एनर्जी का। तो तुम्हें सोचो, आई डिफाइन 1 वॉट। तुमने क्या पता? अच्छा, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा यूनिट्स को कैसे डिफाइन करना है। डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वॉट, ये कैसे डिफाइन करते हैं। आपने देखना है वॉट किसका ऐसा यूनिट होता है? पावर का। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला लिख लिया आपने। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी बाय टाइम। पावर के लिए वॉट लिखती हो, एनर्जी के लिए क्या होता है ऐसा यूनिट? जूल्स, टाइम के लिए क्या होता है? सेकेंड। सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। तुम यही लिखकर आ जाओ तो तुम्हें एक में से एक नंबर मिलता है। आई बात समझ? सो व्हाट इज 1 वॉट? 1 वॉट ऑफ पावर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब तुम्हें बोल दिया गया फॉर एग्जाम्पल डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, अब एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है? करंट का। करंट का फॉर्मूला क्या है? Q बाय T। तो Q का फॉर्मूला, Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। तो 1C। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो 1C बाय 1S। So 1 ampere is the current which is produced when 1 coulomb of charge flows in 1 second in 1 meter square area. Clear? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो तुम्हें एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। When do we say that the power consumed in an electric circuit is 1 watt? 1 watt कब होगी? When 1 joule of energy is produced in 1 second in a circuit. Clear है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इन अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। देखो पेपर में बहुत 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 चांस होते हैं कि तुम्हें या तो रेजिस्टेंस या फिर ओम्स लॉ, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आए। इन दोनों में से क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछो तो। अब क्या आपको रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो आंसर लिखते हो उसमें ये तो पता लग रहा है कि आपको आता है, बट ये भी पता लग रहा है कि आपको आंसर नहीं लिखना आता। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान सुनना। रेजिस्टेंस क्या है पहले समझते हैं। ये वो ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर। किसी भी सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं जिसके कारण करंट प्रोड्यूस होना है, उसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है, जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है, जो रुकावट मिल रही है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तुम्हें क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो आप लिखोगे पहला, रेजिस्टेंस इज, यहाँ पे लिखना पहले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और फिर इसके नीचे लिखना R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इसको फर्स्ट इक्वेशन देना। ठीक है,
अब आप लोग क्या करते हो, पहले ये वाली स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो, दूसरी स्टेटमेंट भी ऐसे रिटर्न फॉर्म में लिखते हो, तीसरी भी लिखते हो, फिर तीनों फॉर्मूले लिख देते हो। ऐसे नहीं करना है, आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे, ये लिखना आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप, फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरा लिखोगे लाइन यहाँ पे, R is inversely proportional to फिर थर्ड लिखोगे, और किस पे डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। फिर कंबाइनिंग 1 and 2, R यहाँ पे लिखना कंबाइनिंग 1 and 2, R is directly proportional to L by A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, क्या आ जाएगा, R is equals to रो L by A, where this रो is resistivity। ये ध्यान रखना, अभी तो आपको ये बहुत आसान लग रही है चीज, और पेपर में देखना तुमने कैसे कंफ्यूज हो जाना इतनी सी चीज के लिए, विच इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैं बार बार बता रही हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फिर से बोल रही हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है, मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? हाँ, पर अगर मैं लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करती हूँ, एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करती हूँ, तो मेरी रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ सकता। मैंने किसी चीज को मेल्ट करा, फिर मोल्ड कर दिया, उसको कट करा, उन सब चीजों से, किसी भी चीज से जो भी मैं वायर के साथ, कंडक्टर के साथ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करती हूँ, वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही सिर्फ चेंज लेकर आ सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं लेकर आता। अब बात करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन में भी मैं दिखाती हूँ जो पिछले साल ही आया था हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। अब आपके पास रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, रो तो उसका यूनिट नहीं होता बच्चे, सिंबल होता है। रुको मैं इसको फॉर्मूला लिखती हूँ ऊपर। इतना समझ आ गया ना सबको? देखो, R is equals to रो L by A। ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, रो, ओम। क्या होता है, ओम। इसको OHM ऐसे भी लिखा होता है, कई बार ये सिंबल भी बनाया होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, अब तुम्हें बोला गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का तुम्हें बताना है ऐसे यूनिट। कैसे बताओगे, R into A डिवाइडेड बाय L is equals to रो। रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का भी मीटर होता है। मीटर का मीटर स्क्वायर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास रो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्या आ जाएगा, ओम मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं फिर। तो तुम्हें यही क्वेश्चन आता है, राइट द रिलेशनशिप। तुम्हें रिलेशनशिप पूछता है किसके बीच में, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बीच में। तो जब भी तुम्हें ये पूछ लिया उसने कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, इसका मतलब वो तुमसे यही कहानी बोल रहा है कि तुम उसके फैक्टर्स एक्सप्लेन करके ये वाली डेरिवेशन कर दो। तो रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इज दिस। ओके, क्लियर? So write the relationship between resistivity and resistance of a cylindrical conductor of length L, area of cross section A, and hence write the SI unit of resistivity। देखो यही क्वेश्चन आया तुम लोग, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई मुश्किल था इसके अंदर? SI यूनिट डायरेक्ट लिखेंगे, इसको ड्राइव करके लिखेंगे। उसने लिखा है ड्राइव, जो ड्राइव लिखा है ड्राइव, और नहीं लिखा तो कितना टाइम लगेगा इसको ड्राइव करने में? कुछ भी नहीं लगेगा ना, मैं हम करके दिखाएंगे ये। क्लियर? अच्छा, अब ये वाला सुन लो जरा, इंपॉर्टेंट है। जो भी अलॉयज हैं, ध्यान रखना, ये मार्क कर लो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अलॉयज का रेजिस्टिविटी के साथ किस तरह का रिलेशन है। अलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर के, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, किस चीज के, मेटल्स एंड और मेटल्स और मेटल्स के भी हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं। अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी बैठती है, अलॉयज क्यों यूज हो रहे हैं वायर्स के अंदर कई बार, क्योंकि अलॉयज की रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, मेटल से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। तो लिखो अलॉयज हैव
हायर रेजिस्टिविटी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि फिर से नोट्स खोलो, उसकी आरती पूजा करो और फिर करना शुरू करो। अगर अभी लिख लोगे तो रिटेन हो जाएगा, अगर मैं बोल रही हूँ रिपीट पे तो आपको रिपीट पे लिखना चाहिए वो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स and secondly it does not oxidize easily at higher temperatures। हाई टेम्परेचर पे वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। आई बात समझ? इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर्स इजीली, तो जलने वलने का ज्यादा हमें चक्कर नहीं होता, इसीलिए वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं। तो मैं वो ऐसे पूछे कि अलॉयज हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज हो रहे हैं, अलॉयज बेटर क्यों हैं, या फिर तुमने पूछ लो अलॉयज जो है वो टोस्टर्स एंड ऐसी मशीनरी, किचन वाली मशीनरी में यूज होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस में तो क्यों यूज हो रहे हैं। यही सेम आंसर लिख कर आने हमेशा। ये असर्शन रीजन में भी तुम्हें पूछ सकते हैं, वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, वो बोलेंगे इट हैज लोअर रेजिस्टिविटी कि हायर रेजिस्टिविटी। तो याद रखना अलॉयज के पास रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किससे? अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। क्लियर है इतना? पक्का आगे चले अब हम लोग। एंड दूसरा दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे ऑक्सीडाइज का मतलब है बर्न होना। ऑक्सीडाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? बर्न होना, जल जाना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल जाना। नेक्स्ट है तुम्हें इंसुलेटिंग वायर्स के कलर कनेक्शंस के बारे में आता है। मैं तुम्हें फटाफट से बता रही हूँ हमारे हाउस में कितनी तरीके के सर्किट्स, वायर्स क्या क्या है, ये फटाफट से सुनो। हाउस होल्ड सर्किट्स के बारे में 2-3 चीजें। वैसे ये तुम लोग को उसमें भी है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में उसमें ही है, तो उसमें कवर करते हैं। चलो फिर अच्छा एक क्वेश्चन शाम्भवी आप सुनना, क्योंकि आपका ये गलत हुआ है टेस्ट में। आपने मेरे से पूछा नहीं कि मैम मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, 9 नंबर। मैंने स्पेशली वो बना के लग रखी थी लिस्ट की, आपके कहाँ का गड़बड़ हुई आपसे। शाम्भवी आप कुछ बोलना चाहोगे बेटा? ओके, मैं क्लास के बिना ही बता दूंगी आपको, मतलब क्लास के बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैं आपको कवर कर दूंगी, मुझे याद है आपकी गलतियाँ। लिख लो भाई, कुछ नहीं होगा अगर तुम लिख लो, कोई दर्द नहीं होगा तुम्हारे हाथों में, प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुमसे, इतना नहीं रोने वाली बात होती है। ये 3 सर्किट्स हैं, उज्जवल के पेपर में आता है ये, बोर्ड भवन वाले प्री बोर्ड के, मुझे याद है, देखना तो MCQ में था दे रहे, देखा मैं कितने ध्यान से देख रही हूँ। ये 3 सर्किट्स हैं, पूछा जाता है पावर किस में मैक्सिमम होगी और पावर किस में मिनिमम होगी। ये लिख लो कहीं पर सर्किट्स के लिए। पावर जो है वो मैक्सिमम होगी पैरेलल में, मिनिमम होगी सीरीज में। प्लीज इसको ध्यान रखना। 11th-12th में आप इसके बारे में पूरी डेरिवेशंस वगैरह करोगे, इसको ड्राइव करके देखोगे, बट अभी के लिए इस चीज़ को पूरा अच्छे से फिनोमेना को दिमाग में डालो कि पावर जो है वो मैक्सिमम होती है पैरेलल के केस में, रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस में होती है? सीरीज के केस में, बट पावर मैक्सिमम कहाँ होती है? पैरेलल के केस में। P फॉर पावर, P फॉर पैरेलल। पावर पैरेलल में मैक्सिमम होगी और सीरीज में मिनिमम होगी। तो पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है। मुझे इसमें ना ऑर्डर लगा के दिखाओ रेजिस्टेंस का, जल्दी बताओ मैक्सिमम किसकी होगी? 2 1 मैक्सिमम किसकी होगी? पहला नंबर बोल को 2 3 भाई मैंने अभी बोला मैक्सिमम पैरेलल में होगी, ये दोनों पैरेलल में है। अच्छा रेजिस्टेंस पूछा मैंने, चलो रेजिस्टेंस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस में होगी? रेजिस्टेंस का ऑर्डर बताओ। 2 में मैक्सिमम होगी, फिर 1 होगी, फिर 3 और मुझे बताओ अगर मुझे पावर का बताना है तो 3 2 3 1 2। आपने ये देखा मैक्सिमम और मिनिमम। उसमें से रेजिस्टर 2 है उसमें। मैक्सिमम जो होगी वो किस में होगी? पैरेलल में। मिनिमम जो होगी वो सीरीज के केस में होगी।
ठीक है, आगे बात समझ। ये लिख लो ऑर्डर, बाद में गलत करो इससे अच्छा अभी ही लिख लो। जस्टिफाई करना होगा आंसर तो लिख देना कि इस फॉर्मूले से जस्टिफाई कर पाओगे आप इस बात को, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। क्योंकि अब मैंने मैम करंट का क्यों लिया, देखो भाई क्योंकि V जो है वो तीनों में कांस्टेंट एंटिटी ली हुई थी, हमेशा कांस्टेंट एंटिटी वाली बात कर सकती हूँ मैं, ठीक है। करंट की कोई बातचीत नहीं करी थी, V मेरे को गिवन था तीनों में, V तो मैंने V वाला फॉर्मूला उठाया। मैंने मैम V आई क्यों लिया, फिर करंट की बात नहीं करी हुई थी, ठीक है। तो मैंने P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर लिया। तो इस क्वेश्चन में ये तुम्हें आया हुआ, ये MCQ में आ सकता है 1 2 3 के लिए कि कौन से मैक्सिमम है कौन से में मिनिमम है। आपसे वो ऐसे डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इनमें से बताओ मैक्सिमम किस में है और क्यों है, जस्टिफाई और आंसर, जो कि अभी रिसेंटली सालों में आया है। तो यू विल बी जस्टिफाइंग योर आंसर विद P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। हाँ तो तुम लिख दोगे ना, इससे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर कम हो जाएगी। तो फिर आप ये ऑर्डर और ये ऑर्डर लिख दोगे दोनों, तो समझ आ जाएगा टीचर को, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ये आया हुआ है, पिछले साल ही आया है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके स्कूल में पूछा गया कभी ना कभी, तो मैंने भी बहुत बार कराया। 2 लैम्प्स वाला क्वेश्चन लिखना जरा, ये क्वेश्चन 2 लैम्प्स one rated 100 watt 220 volt and other rated 60 watt with 220 volt are connected in parallel to main supply of 220 volts. Find current drawn by 2 wires. करो यार ये। अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, इसके बाद इसी के जैसे एक और क्वेश्चन इसके नीचे लिखूंगी, सुनो। तुम्हारे को क्या निकालना है, करंट निकालना है और पावर का कुछ गिवन है। मेरे पास ये फॉर्मूले की लिस्ट है, इसमें से चलो कुछ देखते हैं। ये नहीं है पावर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। एनर्जी बाय टाइम, कुछ एनर्जी गिवन है, जूल्स वाला कुछ गिवन है यहाँ पे। मैं जूल्स वाला नहीं गिवन तो यूज करने की जरूरत है इस फॉर्मूले को, कैंसिल। P इक्वल्स टू V इंटू आई। देखो V भी गिवन है, I ढूंढना है, लिख लेती हूँ, हो सकता है यूज हो सकता है ना हो। V स्क्वायर बाय R विच इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू R होता है। चलो ये भी लिख लेती हूँ, मुझे अभी पता ही नहीं है कुछ, तो मैं लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है ना। ये फॉर्मूले मेरे पास पावर के, एक ये फॉर्मूला, एक ये और एक ये I स्क्वायर इंटू R है ना, ये फॉर्मूले। मेरे टीचर ने कहा था कि I स्क्वायर इंटू R तो तब यूज करना जब वो सीरीज में होंगे। सीरीज वाली तो कहानी नहीं है, हमें तो क्या दिख रहा था ये पैरेलल में। कैंसिल हो गया ये फॉर्मूला। अब बच्चा V स्क्वायर बाय R यूज करूं कि VI यूज करूं। देखो पेपर में तुम दोनों यूज कर सकते हो, तुम ये यूज कर सकते हो, तुम ये भी यूज कर सकते हो। ये यूज करना चाहो तो पावर गिवन है, ठीक है, V गिवन है, 220 गिवन है कि नहीं, पावर भी गिवन है वॉट, और तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं गिवन। तो अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो, ध्यान से सुनना, अगर पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R लगाते हो तो तुम रेजिस्टेंस ढूंढ पाओगे, और फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा V इज इक्वल्स टू IR, और फिर से तुम्हारे को I वहां से मिलेगा। तो यहां पर एक चीज दिमाग में बिठाओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा 2 लैंप्स वाला क्वेश्चन आता है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है पावर का, उसमें तुम्हें रेजिस्टेंस का लेना देना पूछ लिया उसने, पैरेलल केस में रेजिस्टेंस का लेना देना पैरेलल के केस में पूछा, तो पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R यूज करना, अगर पावर रिलेटेड क्वेश्चन है तो। बट P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, देखो मेरे पास V गिवन है, I ढूंढना है, पावर गिवन है वॉट में, तो मैं क्या ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ? हाँ, तो यानी कि पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट पूछा, पावर के साथ करंट पूछा
पैरेलल के केस में तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई लगा लेना, बट अगर रेजिस्टेंस पूछी तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R लगा देना। आई बात समझ आया कि मैंने ये फॉर्मूला तुम ये लगा सकते थे, मैं बार बार बोल रही हूँ गलत नहीं है, वो लेंदी मेथड है, बस तुम्हें टाइम लग जाएगा वो सॉल्व करने में, और कुछ नहीं, गलत नहीं है वो भी, तुम निकाल कर देखना सेम आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो चलो मैंने स्टार्ट किया P इक्वल्स टू V इंटू आई। फर्स्ट लैम्प का देखते हैं, पावर कितनी है 60, V कितना है मेरे पास 220 और I1 मिल जाएगा मुझे यहाँ से। I1 कितना आ जल्दी बताओ पॉइंट्स में 0.45। फिर देखना यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इधर कितनी है अब 100। अच्छा मैंने उल्टी निकाल दी, पहले इसकी निकाल दी है, चलो कोई बात नहीं। इंटू I2, ये I2 के लिए निकाली है, ये I1 है, ठीक है। तो I1 कितना आ जाएगा इसके लिए 0.45 ये 0.45 आएगा 100 वाला 0.45 आ रहा है, और ये वाला कितना आ रहा है 0.27 ठीक है, ऐसे आ रहे हैं 0.27 प्लस 0.45 ये दोनों आ रहे हैं। अब मैंने अगेन वो बात बोली, करंट ड्रॉन बाय 2 वायर्स बोला, मुझे नहीं पता उसने 2 इंडिविजुअली वायर्स पूछी है या कंबाइंड, तो देखो मैंने इंडिविजुअल निकाल दिया ना, मुझे कंबाइंड निकालने को टाइम लगेगा, तो मैं लिखूंगी आई टोटल इज इक्वल 0.27 प्लस 0.45 एम्पियर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.72 एम्पियर। ये तुम्हें समझ आया क्वेश्चन। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन लिखो 2 लैम्प्स का। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया सबको, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। लिखो पावर का एक और क्वेश्चन। कंसिडर 2 lamps A and B of rating 50 watt, 220 volt and 25 watt, 220 volt respectively. Find ratio of resistances of the 2 lamps अब बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे पावर के लिए। पावर तुम्हें क्या करनी है, गिवन है, वेरी गुड, पावर गिवन है, V गिवन है, R की रेशियो ढूंढनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे V स्क्वायर बाय R। A के लिए A की वैल्यूज लिख देना, B के लिए क्या करोगे इसको डिवाइड करें, रेशियो का मतलब सुनो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। कोशिश करा करो पेपर में कि तुम अलग अलग निकालने की जगह कंबाइंड फॉर्म में लिख दो इसको ऐसे, ठीक है। अब एक सेकंड देखते बेटे, VA और VB सेम है, 220 220, तो उनके स्क्वायर्स भी सेम होंगे, कट जाएंगे ये, तो PA बाय PB कितना आ जाएगा RB स्क्वायर, सॉरी RB अपॉन RA आ जाएगा। RB की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, देख के बता दो। RA की वैल्यू 50 है, 1:2 आंसर आना चाहिए, 1:2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऐसे किया है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको पूरा सॉल्व कर लो, पहले PA के लिए फिर PB के लिए पूरा सॉल्व करो, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड कर लो। 2:1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे को A:B निकाल रही हूँ, फिर आपने B:A निकाल दिया पावर। नहीं आपने लिखा भी ऐसे ही A:B। हाँ तो मैं A:B ही निकाल रही हूँ। आपने पावर पहले 50 वोल्ट वाला लिखा है। अच्छा ठीक है, ठीक तो है ना, RB बाय RA होगा ना। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो PA जो है वो RA के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर PA ऊपर आ रहा है तो RA नीचे आना चाहिए उसके। इसे बेटर अलग अलग करके ना कर ले, आप अलग अलग करके दिखा कट गया तो तू ऐसे ही रहेगा ना, ऊपर नीचे रहेगा ही। करके दिखाऊं मैं आपको एक बार, देखो
इसको एक कैलकुलेशन देखना, आपकी मर्जी है। मैंने बोला कि अगर आप सीधा कैलकुलेशन करना चाहते हो कर लो, मैं तो आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ कि आपकी कैलकुलेशन मिनिमम हो कि कैलकुलेशन कर सकते कैलकुलेट करके मैंने डिवाइड कर दिया। हो। चलो अच्छी बात है, अगर आपसे ऐसे हो गया, अगर किसी से नहीं हो रहा तो मैं ये तरीका बता रही हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक तरीका है वो भी। देखो बेटे, एक वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर कट जाएंगे क्योंकि दोनों 220 हैं, 220 का स्क्वायर कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा ये पी ए बाई पी बी। कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय आर ए, यहाँ पे 1 आ गया ना, डिवाइडेड बाय 1 बाय आर बी, ऐसे लिखूंगी इसको। अच्छा समझ गए। तो ये डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो आर बी बाई आर ए आ गया। देखो आप कटिंग करो, कोई मेथड यूज करो, ये अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्मूले में है तो फाइनल्स में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही आने वाली है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए अगर 2:1 आंसर आ जाता है आपका फर्स्ट इज टू सेकंड वायर का या ए इज टू बी वायर का, तो आपका वो गलत है, आपको 0 मार्क्स मिलते हैं फिर उस केस में। तो पी ए बाई पी बी तो 2:1 आएगा। हाँ, पी ए बाई पी बी तो 1:2 ही है बेटे। पी ए 50 वोल्ट है, वॉट। अच्छा ये कह रहा है, ये बोल रहा है तो मुझे, हाँ वो 2:1 आ जाएगा फिर। तो ठीक है। आंसर क्या दिया? आर ए बाई आर बी ट्रांस। हाँ आर ए बाई आर बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मुझे लगा वो रेजिस्टेंसेस के लिए कह रहा है। मेरा देखना है। नहीं, अगर इसमें रेशियो निकालने में बताया हुआ इसके रिस्पेक्ट। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको पेपर में गिवन होता है कि वो फर्स्ट वायर इज टू सेकंड वायर के रिस्पेक्ट में लिखो, फिर तो आपका आंसर बिल्कुल सही रेशियो होनी चाहिए कि ए इज टू बी ही निकालना है फिर आपका आंसर, मतलब आपका आंसर 2:1 ही आना चाहिए। बट इन केस ऐसा हो गया कि आपको बी इज टू ए बोला तो आपका आंसर उल्टा होना चाहिए। बट अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो कोशिश करा करो फर्स्ट इज टू सेकंड ही निकालो, बट अगर आप उल्टा भी निकालते हो तो वो कंसिडर होता है। मेंशन कर देना ए टू बी निकालो तो उनको पता चलेगा। हाँ कोशिश करो कि आप ए टू बी ही निकाला करो, अनलेस अनटिल पूछा गया कि बी टू ए नहीं बोलो। किसने मेरे को चेक कराना था कुछ, क्या चेक करूँ, आपका सही आंसर आया ना, 1/2 तो भाई रेशियो तो आपकी वैल्यू गलत है कैलकुलेशन में। आपका बच्चे ये नंबर ऊपर आना है, ये नंबर नीचे आना है। देखना पी ए जो है वो आर ए की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मतलब पी ए के सामने 2 वाला नंबर होना चाहिए और बी के सामने ए वाला नंबर होना चाहिए। देखो बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ तुम लोग को कि ये दोनों अगर वी ए और वी बी सेम है, देखो या तो सीधी सीधी कैलकुलेट कर लो, नहीं कर पाए तो सिंपल कहानी सुनो। जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ऊपर पी ए लिखती हूँ तो मुझे नीचे आर ए लिखना पड़ेगा, नीचे पी बी है तो आर बी ऊपर आएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये दोनों उल्टा, अगर ऊपर ए है तो साथ वाला रेजिस्टेंस ए नहीं होगा वो, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपसे वो गलती आई है। क्लियर है इतना? बोलो एक चीज बताओ, मिली एम्पियर कितने एम्पियर के इक्वल होता है? 10 कुछ ऐसा होता है। 10 into -6 Already- होता है। ऑलरेडी 1/1000 हो गया। भाई सेम शीट है भाई। ये क्या छोटा है बहुत बड़ा है। हम नैनो को नहीं आएगा ना, सिर्फ मिली आ मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। मतलब सोचो अगर बोला मुझे 6 मिली एम्पियर को एम्पियर में करो, 6 into 6 × 10⁻³ कर देना। माइक्रो 6 माइक्रो एम्पियर बोला तो 6 × 10⁻⁻6 एम्पियर कर देना। 6 नैनो एम्पियर बोला तो 6 × 10⁻⁹ एम्पियर कर देना। ये आने के लिए चांसेस, ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें एनर्जी हीट इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन ना तुम्हारा चेक करेंगे क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड। हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड निकालनी है। अब हीट का फॉर्मूला क्या होता है देखो जरा, I²RT। तुम्हें यहाँ पर भी लिखा होता पहले, हाँ? I²R निकालो। हाँ सुनो, ये सो ही जा रहा है ना मेरे पर हाथ लग के। मैंने तुम्हें बोला था पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम भी होता है ना, मैंने बोला था पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम भी होता है। याद रखना एनर्जी को तुम हीट भी लिख सकते हो, एनर्जी को तुम वर्क डन भी लिख सकते हो। आई बात समझ? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम की में ई की जगह एच भी आ सकता है,
और यहाँ पे W भी आ सकता है। इतनी बात समझ आई तुम लोगों को? चलो, तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड मतलब हीट बाय टाइम का फॉर्मूला निकालना। हीट बाय टाइम किसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था? तो हीट क्या होती है? एनर्जी। हीट क्या है आपकी? एनर्जी है। तो पावर को आपको ये क्वेश्चन में क्या पूछो तुम लोगों से? इनडायरेक्टली पावर निकालने को बोल रहा है। मैक्सिमम बच्चा इसमें क्या करेगा कि इस केस के अंदर क्या निकालना शुरू कर देगा? हीट निकालना शुरू करेगा, ठीक है। या फिर कोई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगा तो वो पहले हीट निकालेगा, फिर उसको पर सेकंड करने के लिए डिवाइड करेगा टाइम से। आप ऐसी चीजें अवॉइड करना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। वहां पे ऐसे लिखा है एनर्जी पर यूनिट टाइम ढूंढना है, यानी हीट पर यूनिट सेकंड बोल रहे हैं, हीट पर यूनिट टाइम बोला है तो मतलब ये क्या बोल रहा है आपको? पावर ही बोल रहा है। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। इतने से टाइम में, गिवन टाइम के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। अब पावर का फॉर्मूला बताओ भाई। एनर्जी बाय टाइम है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। उसने क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V निकालो। हीट प्रोड्यूस पर सेकंड ड्यू टू करंट इन अ रेजिस्टर ऑफ 4 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना दे दिया उसने? 4 ओम इज 400 जूल्स। तो ये बताओ 400 किसकी वैल्यू है भाई? एनर्जी नहीं, पावर ये 4 शायद करंट है, इसे उड़ेगा। क्वेश्चन सुनना जरा एक बार। क्वेश्चन ये वाला करो तुम लोग, लिखो क्वेश्चन करो। हीट प्रोड्यूस्ड, लिखो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड ड्यू टू करंट इन अ रजिस्टर of 4 ohm is 400 joules. Calculate potential difference across the resistor. अच्छा समझ गया। एनर्जी Calculate potential difference across the resistor. वेट करते हैं। The heat produced per second due to a current in a resistor of 4 ohm is 400 joules. Calculate the potential difference across the resistor. आंसर बिल्कुल सही, शाबाश। अब सुनो इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, मतलब अब ये जो भी बताएगा हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बताएगा। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड क्या होती है? पावर। तो तुम्हें जो 400 जूल्स गिवन है वो हीट नहीं है, वो क्या है? पावर है। क्योंकि उसने तुम्हें किसका आंसर बताया? तुम्हें क्या बोला? हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, मतलब हीट बाय टाइम का जो आंसर है उसने कहा वो 400 आना चाहिए। तो ये क्या गिवन है तुम्हें? पावर की वैल्यू गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? पावर की। आर तुम्हें गिवन है, V पूछा है। बताओ भाई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें P हो, V हो और R हो। अब देखो ये तो तुम लोग बहुत उछल के अभी बोल रहे हो, ये सोचो कि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी आता है, बट तुम्हारा वहां पे ये दिमाग चलना जरूरी है पहले कि हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड। ये जो तुम्हें पर सेकेंड्स के साथ में वर्क डन, हीट, एनर्जी बोल रहे हैं वो एक्चुअली में तुम्हें पावर दे रही हैं, ठीक है। तुम्हें V पूछा क्या है, R गिवन है, तुमने फॉर्मूला लगा लिया, अब तो हो ही जाएगा तुमसे ये क्वेश्चन। क्लियर है? ये मुश्किल तो नहीं था ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सीरीज पैरेलल का सर्किट अभी मैं करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन है, जरा सुनना, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं डिस्कस कर रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, तो कॉन्सेप्ट लिखते रहना साथ साथ में जो आए हुए हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 750 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो तुम्हें पावर दी है कुछ। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 750 वॉट, मतलब पावर गिवन है 750 वॉट और वोल्टेज कितनी गिवन है तुम्हें? 220 वोल्ट, ये गिवन है तुम्हें इतना। Can this kettle be used in a circuit which has a fuse of current rating 3 ampere? चलो देखते हैं यार, सुनो एक बार ये वाले क्वेश्चन, फ्यूज वाला क्वेश्चन। पहले फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। फ्यूज क्या होता है?
एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि सर्किट में लगाया जाता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन अ सर्किट टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग से फायर वगैरह हो सकती है। अब ये काम किस फिनोमिना पे करता है? फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या है कि होता क्या है, जब भी करंट दौड़ता है किसी भी वायर के अंदर, तो जब वो करंट चल रहा है तो वो साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साइमल्टेनियसली कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज कर रहा है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही कहते हैं ना कि आपकी एनर्जी जो है वो दो काम कर रही है, एक तो करंट को मूव करवा रही है और कुछ हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है बाहर, है ना। अब ये जो फ्यूज लगाया गया है इसका मेल्टिंग पॉइंट बाकी अप्लायंसेस से थोड़ा कम होता है। क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और वो हीटिंग डिवाइस किस तरह से काम करता है? ऑन द फिनोमेना ऑफ करंट, कि अगर करंट सोचो, इसके पास अगर मैंने बोला फ्यूज जो है वो 3 एम्पियर की रेटिंग रखता है। 3 एम्पियर की करंट रेटिंग रखने का मतलब क्या है कि अगर 3 एम्पियर से करंट थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया तो इसने फ्यूज ने क्या कर जाना है? मेल्ट कर जाना है, सर्किट ने ब्रेक हो जाना है और वहीं पे खत्म काम। आई बात समझ? तो मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें 3 एम्पियर का फ्यूज लगाया है तो उसके अंदर जितने भी अप्लायंसेस मैं लगाऊंगी वो ऐसे होने चाहिए जो कि 3 एम्पियर से कम रेटिंग रखते हों। 2.5 हो सकता है, 2.8 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है एम्पियर, बट वो 3.5, 3.8, 5 एम्पियर ऐसी करंट अगर रेटिंग रखेंगे तो फ्यूज जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। यानी कि फ्यूज के अंदर सारी कहानी किसकी है? करंट की। किसकी कहानी है? भक्ति। क्या नहीं समझ आया? समझ आया ना? मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत होगी तो पूछ लेना वहीं पे कि मैम मेरे को समझा दो, क्योंकि अब इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं कहूँ अगली बार पूछ लेना, ऐसा अगली बार नहीं आएगा। अब ये सच में आखिरी बार है। मैंने कितनी बार ये कहा इलेक्ट्रिसिटी कराते हुए कि आखिरी बार करा रही हूँ। मैंने जब भी इलेक्ट्रिसिटी कराया तो मैं बोला कि ये आखिरी बार कराई हुई, कभी नहीं कराऊंगी वापस, और आज मैं फिर से करवा रही हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम तो खुशकिस्मत हो, फिर इतनी बार इलेक्ट्रिसिटी करी, आती फिर भी किसी को नहीं है। चलो रियलिटी चेक्स बाद में देंगे, कोई बात नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे? फ्यूज़ की। तो फ्यूज़ के अंदर जो करंट रेटिंग होती है वो बाकी अप्लायंस की करंट रेटिंग से क्या होनी चाहिए? थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अप्लायंसेस की ज़्यादा होगी तो ये फ्यूज़ क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो मुझे अगर ये देखना है कि कोई अप्लायंस सर्किट के लिए ठीक है या नहीं, तो मैं कैसे देखूंगी? मैं क्या निकाल लूंगी? उसका करंट रेटिंग निकाल लूंगी। क्या निकाल लूंगी? पावर गिवन है, V गिवन है। पावर का फॉर्मूला देखो, ये रहे पावर के फॉर्मूले, ये पावर गिवन है, V गिवन है और I ढूंढना है। क्या इसमें आए है? नहीं। क्या इसमें आए है? I स्क्वायर R, पर रेजिस्टेंस की कोई कहानी नहीं है। ये फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। ये फॉर्मूला लगा सकती हूँ? तो P इज इक्वल्स टू V इंटू I। V कितना है? 220। पावर कितनी है? 750। I ढूंढ लेंगे, I कितना है? 700 ही है। तो आप ही गलती है वो तो। 0.2 आएगा। 0.3.4 आंसर ज्यादा था। 3.4 आ रहा है। 409 है। 3.409 यूज तो फिर भी यूज कर सकते हैं। ये आ रहा है करंट की। 3.409 क्या 3 से बड़ा होता है? यस मैम। तो अगर मैंने ये अप्लायंस लगाया तो क्या होगा? फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो क्या मैं यूज कर सकती हूँ इस अप्लायंस को? मैम अगर 3.05 आता तब भी नहीं यूज कर सकती भाई। 3 से ऊपर हल्का सा भी आगे नहीं यूज कर सकती। इनफैक्ट 3 वाला भी यूज नहीं करना चाहिए। 3 आया तो मैं आंसर भी क्या लिखूंगा? नहीं करना चाहिए। चांसेस हैं कि बहुत जल्दी हल्की सी भी हीटिंग पे वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ आया? फ्यूज रेटिंग वाला समझ आया? फ्यूज वाला कैसे करोगे क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, एक तुम्हें हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर सीरीज पैरेलल से। पहला आता है कि तुम्हें 3 दे दिए, 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम दे दिए, और बोला कि इसमें से ऐसी बताओ कि मैक्सिमम कब बनेगी इनकी, तो सीरीज में बनेगी। मिनिमम कब बनेगी? तो पैरेलल में। ठीक है। उसने पूछा इनको ऐसे अरेंज करो कि पावर मैक्सिमम आए, फिर क्या करोगे? मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस गिवन है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। पावर मैक्सिमम पैरेलल में। उसने बोला ऐसे लगाओ कि पावर मैक्सिमम है, तो कैसे लगाओगे 3 रेजिस्टर्स को? पैरेलल में। पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो कैसे लगाओगे? सीरीज में। क्लियर हुई बात? समझ आई बात मैंने क्या बोली? अगर पावर मैक्सिमम तो पैरेलल में लगा देना, रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो सीरीज में लगा देना। एक तुम्हें ऐसा आता है कि तुम्हें 3 रेजिस्टेंस दे दी, सोचो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और तुम्हें बोला गया कि एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कि बताओ कि इन्हें मैं कैसे लगाऊं कि आंसर 7 ओम आ जाए।
ये आंसर जो है वो 3.5 ओम आ जाए। तुक्के मारे। तो आपको क्या करना है, 2 सीरीज एक पैरेलल करके देख लो, तीनों को पैरेलल करके देख लो, तीनों को सीरीज, वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड होता है आपको उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा चलो फिर से वही रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन आया। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली लोअर की हायर देन इट्स कांस्टिट्यूएंट मेटल, हायर देन इट्स कांस्टिट्यूएंट मेटल। वेरी गुड। फिर एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर या तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है या रेजिस्टिविटी। तुम्हें समझ भी आ रहा है कुछ जो मैं पढ़ा रही हूँ? अब पूछने का क्या फायदा, मैम पूरा सेशन निकल गया। क्या बता रही थी मैं तुम लोगों को? देखो अगर तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन है गिवन जिसमें वायर में लेंथ दे दी उसने वायर की 2 मीटर, कुछ एरिया दे दिया ये वायर का, या डायमीटर दे दिया वायर का, या रेडियस दे दिया वायर का, कुछ भी ऐसा वायर का लेंथ, एरिया, रेडियस, डायमीटर दे दिया, रेजिस्टिविटी दे दी, रेजिस्टेंस पूछ ली, या फिर रेजिस्टेंस दे दी, रेजिस्टिविटी पूछ ली। यूजुअली क्या होता है, रेजिस्टिविटी पूछते हैं वो मैक्सिमम केसेस के अंदर रेजिस्टिविटी पूछते हैं, लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस वो दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर आपको। तो उस क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ ना सही तो ये फॉर्मूला तो सही लिख दोगे ना वहां जाके। जब तुम्हें गिवन है कि लेंथ का क्वेश्चन है, तुम्हें लेंथ दी है, एरिया दिया है, या डायमीटर, रेडियस ऐसा कुछ गिवन है। अब कुछ टिप्स, तुम्हें सोचो डायमीटर गिवन है, कोशिश करना डायमीटर ना यूज करके रेडियस को यूज करो, तुम्हारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी यहाँ फॉर्मूले में डालने में। बताती हूँ कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की मैथ अच्छी है तो वो बिल्कुल पहले डायमीटर को रेडियस का क्या लिखना, डबल क्या, हाफ लिखना। अच्छा डायमीटर को रेडियस का हाफ लिखोगे? तो मैं तो मैंने सही बोला, तुम लोग गलत बोल, तुम लोग मुझे बोल रहे हो कि डायमीटर लिखना रेडियस का हाफ, ये बोल रहे हो तुम। सॉरी, मैं कह रही हूँ कि रेडियस का ऐसे होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब मैथ्स का पेपर दे चुके हो ना? भूल गए पेपर देगा। पेपर देने से पहले भी तुम्हें कुछ खासा याद सा नहीं था। चलो बात करते हैं वापस रेजिस्टेंस के ऊपर। तुम्हें रेडियस गिवन है तो एरिया की जगह क्या लिख देना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रादर देन अलग अलग कैलकुलेट करो चीज़ों को, एक ही बार सारी वैल्यूज डाल देना, रो की डालना, एल की डालना, ए की डालना। अगर इसको ऐसा होगा, अच्छा एक चीज़ और, तुम एक गलती और भी करते हो, पता है क्या करते हो? तुम्हें सोचो रेजिस्टिविटी पूछी है, तुम यहाँ वैल्यू डालते हो, यहाँ भी वैल्यू लिखते हो, यहाँ भी वैल्यू लिखते हो, और फिर इनको इंटरचेंज करने लेके जाते हो इधर उधर, मतलब लेफ्ट साइड पे इसको लेके जाते हो। अब उससे पता है क्या होता है, अभी तो तुम्हें ये चीज़ ना लग रही है कि ये तो थोड़ी बेवकूफ़ी करते हैं हम, पर तुम ही ये बेवकूफ़ी करते हो पेपर में कि तुम क्या करते हो, इस एरिया को भी इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर लेंथ भी इधर मल्टीप्लाई करके लेके जाते हो किस तरीके से, या फिर पता नहीं तुम्हारा लेंथ इधर डिवाइड हो रही होती है और एरिया भी यहाँ डिवाइड होने आ जाता है। प्लीज अपनी मैथ्स को इतना मत यूज करना, इतनी शक्तियां मत यूज करना, अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें। अगर लिखा है R = L/A और तुम्हें पूछा कि वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसने या फिर रेजिस्टिविटी उसने पूछ ली, तो पहले यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, ρ = R × A/L। अब तुम्हें एक और स्मार्टनेस बताते तुम्हारी, तुम पता है कैसे लिखते हो? तुम कहते हो कि मैम ना कहती है कि राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे यूजुअली हमारे पास रो वाली चीज होनी चाहिए ना, तो तुम पता है कैसे लिखते हो इसको, ρ = तुम सोचते हो कि ये ना हम इधर ले जाते हैं, फिर R को ना यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर पता नहीं कैसे तुम ये भी फॉर्मूला लिख कर आते पेपर में। मैं ये तुम्हें मजाक नहीं कर रही हूँ, ये मैंने तुम्हारे पेपर में सहन की है ऐसी चीजें, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि तुम ऐसे ही काम करके आते हो। पता नहीं किस तरह से तुम इन दोनों एंटिटीज को ऐसे इंटरचेंज करके लिखते हो और लिखते हो ρ = R × L × A। ऐसा कुछ मत करना, अपनी शक्तियों को मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल आपकी मैथ सबकी बहुत स्ट्रांग है, उसका गलती से भी इस्तेमाल करने की जरूरत मत करना, जितना कम से कम हो अपनी मैथ्स लगाना वहाँ पे। अब वो अलग बात है कि तुम्हारी किस्मत खराब हो और तुम्हें न्यूमेरिकल वाला सेट आ जाए पूरा का पूरा। ऐसे मत बोल। अरे फिजिक्स में ऐसा हुआ 12th के पेपर वाले बच्चों के साथ, किसी एक सेट में ना बहुत ही ज़्यादा भर के मैथ्स आ गई, न्यूमेरिकल्स, और एक सेट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आ गई, सिर्फ तुम्हें आ गया कि ऐसे एक्सप्लेन करो, प्रूव करो, लॉज को एक्सप्लेन करो, ये सब हाइपोथेसिस वगैरह। तो तुम्हारी किस्मत जैसी भी हो, तुम नहीं बस कर दो, तुम्हारे पटाखे से मेरे पटाखे बजने भाई, ऐसे मत बोलो बार बार।
पेपर जैसा भी आए तुम्हें आता होगा पक्का, तुमने किया होगा। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बताऊंगी, वहां से ना वो वाली पीडीएफ पढ़ जाना बस। मतलब जहां तक मैंने देखा है मैथ्स का पेपर जो तुम्हारा डिफिकल्ट लग रहा है वो उनको लग रहा है जिन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन छेड़े ही नहीं। मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजी थी, कुछ याद है तुम्हें? छोड़ो वो पीडीएफ ही मत करना। तुम्हें याद है मैंने टेस्ट तुम्हें एकदम से बुरे बुरे बना के देने लग गई थी? हाँ। याद है? वो कुछ नहीं थे, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे देती थी मैं तुम्हें सीधा। तो वो सारे गंदे गंदे टेस्ट पेपर्स पढ़ जाना अपने, जो मैंने तुम्हें खराब दिए थे। ऑफ कोर्स तुमने घुमा दिए होंगे वो तो। मैं मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में सारे के सारे एक बार भेज दूँ, मुझे रिमाइंडर भेज देना, सारे टेस्ट पेपर्स को नजर मार जाना। तुम्हारा सब कुछ किया हुआ ही आएगा, कुछ भी तुम्हारे करे से बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी से सिलेबस आएगा, ठीक है? एनसीईआरटी सिलेबस एनसीईआरटी अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो फिर मैं चली जाऊंगी, फिर तुम अपने हिसाब से करोगे साइंस। फिर सही में पटाखा बच जाएगा। अरे चलो वापस आ जाओ, इतनी इंपॉर्टेंस है मेरी, वाह। तो पहले ये फॉर्मूला बना लेना और फिर वैल्यूज डालना। अब ये छोटी छोटी चीजें जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, ये तुम्हारे को सच में काम करेंगी। ऑल तो तुम ये इसको मानोगे नहीं मेरी बात को। मैंने जो जब दिखाया कि नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। ये ऊपर नीचे से तुम इतना फिर गलत कैसे करते हो? ये ऊपर नीचे मैं तो कराई आप टेस्ट ही कहाँ दिए? क्वेश्चन ही नहीं करता। आप टेस्ट ही नहीं देते थे, या फिर राइटिंग इतनी गंदी होती थी मैं काटा मार देती थी। चलो एनीवेज वापस चलते हैं अपनी पढ़ाई वाली क्लास पे। तो आपको इसमें वैल्यूज डालनी होती है और आपको ये करना पड़ता है सॉल्व। ये आर जो है वो रेडियस है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डायामीटर गिवन है, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस का डबल, अभी भी हाफ बोल रहे हो, अभी भी शर्म नहीं आ रही है। तो रेडियस इज डायमीटर का हाफ, रेडियस इज डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर की वैल्यू डालना, डिवाइड बाय 2 करना और रेडियस की वैल्यू, और फिर रेडियस की वैल्यू यहाँ डालना। rather than कि यहाँ पे तुम डायमीटर डालो। क्यों मैम? हम तो डालेंगे, डाल लेना, फिर कुछ नहीं होगा। तुम पता कितने होशियार हो, तुम इसको ऐसे लिख कर आओगे। तुम्हें नहीं पता चलेगा कि डी स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब इसका पूरा होल स्क्वायर होना है। यहाँ पे 4 आना चाहिए। और तुम इतने स्मार्ट भी नहीं हो कि तुम इतना बड़ा फॉर्मूला याद कर लो, तुम्हें रिटेन भी रह जाए। और मैम उसमें भी 4 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्लीज ऐसा कुछ काम मत करना बिल्कुल भी। तुम सिंपल इसको आर स्क्वायर ही लेकर चलना मेरे प्यारे देश के निवासियों। तो प्लीज आप इसको ऐसे ही सॉल्व करना, मेरी उतनी ही बेइज्जती कराना जितनी मैं सहन कर पाऊँ। हाँ बेटा पियो, पी लो। नहीं मैं नहीं पीऊँगी। चलो अच्छा, तुम्हें ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर लेंथ डबल कर दी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब सुनो, अगर सिंपल बोला है कि लेंथ डबल की है, एरिया पे कोई छेड़छाड़ नहीं बोली उन्होंने बोला नहीं कि स्ट्रेच किया है, उन्होंने नहीं बोला कि उसके ऊपर वायर विड से डाली है मोल्ड करके, ऐसा कुछ नहीं बोला। सीधा बोला सिर्फ लेंथ डबल करी है। तो ये वाली टेक्निक लगाना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गई। ठीक है, आई बात समझ? अगर अगर तुम्हें बोला गया कि जो एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया है और स्ट्रेच करके लेंथ जो है वो डबल करी गई, तो जब स्ट्रेच किया गया उसको रीशेप करके डबल कर दिया गया, मोल्ड करा गया, उस केस में आप लोगों को इसका भी ख्याल रखना है साथ में। आई बात समझ? कोई दिक्कत पक्का से कि नहीं आई समझ? एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, नहीं समझ आया तो बेशर्म किस्म के नहीं बच्चे तुम। तुम्हें नहीं लगता मैंने इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार कहा है और अभी तुम्हें ये स्टेप नहीं कह देना चाहिए था मुझे, सिर्फ मेरी इज्जत के लिए। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ये 3 घंटे हर बार आता है। पिछले साल के पेपर में आए हैं। क्या बता इस बार? वैल्यूज भी सेम होती है। पेपर में भी नहीं आई है भाई। हम पेपर लीक करते हैं, आगे नहीं आगे वीडियो बेटा, बनाएंगे। नहीं बेटा मैं नहीं करूँगी। आप 4 AM क्लासेस रख लो। मेरे को कोई शौक नहीं है इसमें एरिया डबल कर दो। शौक नहीं मैम, पढ़ाना है शौक। एक में एरिया डबल कर दिया और एक में एरिया जो है वो लेंथ डबल होती है ना इसमें। कोई करना चाहेगा तो करो एक बार जरा अपनी नोटबुक में तुम करो। रेजिस्टेंस में R1 कितनी आएगी, R2 कितनी आएगी, R3 कितनी आएगी।
चलो जरा देखना एक बार ये वाला क्वेश्चन। R1 क्या होगा, रो L बाई ए। R2 क्या होगा, रो L की जगह क्या लिखोगे, L बाई 2। ए की जगह क्या लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। Yes, ma'am. इसमें क्या आ जाएगा बताना जरा। 4 times. L की जगह क्या लिख दूंगी, 2L। 12. ए की जगह क्या लिख दूंगी, A बाई 2। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4. ठीक है। ये समझ आ गई बात। तो ये R है, तो ये R बाई 4 आएगा, ये 4R आएगा। हम तो ठीक है। रो कैसे एलिमिनेट किया हमने? रो ये वाला हाँ ये एलिमिनेट करा ही नहीं, देखो R इज की इक्वल value आ गई। टू रो L बाई 4A। रो L बाई A जो है वो क्या है, R के इक्वल है। R न्यू निकाल रही हूँ ना मैं, ये तो पूरा R के इक्वल था, तो ये R लिख दिया डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। मैम अगर रेडियस में है कि रेडियस हाफ कर दिए, हाँ जी, अगर है कि रेडियस को हाफ कर दिए, रेडियस को हाफ कर दिया है। ये भी उसका देखो A इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, रेडियस को हाफ कर दिया तो A इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर बाय 4, यानी कि एरिया जो है 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया तुम्हारे पास, तो एरिया जो है उस केस में 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका कुछ R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, एरिया 4 टाइम्स डिक्रीज होगा तो R 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा उस केस के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? घूम फिर के इसी से आपको बार बार आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन और बोला था कि अगर एक वायर है उसको मैंने स्ट्रेच करा और डबल कर दिया। एक वायर है, स्ट्रेच करके ट्रिपल कर दिया लेंथ में। अब इसी ये वैसे क्या थी, लेंथ L थी, इसका एरिया कितना था, A था, इसे ट्रिपल कर दिया तो ये इतनी लंबी हो गई तो 3L हो गया। तो जब किसी चीज को खींचा, लेंथ जब इसकी इंक्रीज हुई तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दिस इज ओनली द केस इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, या फिर उसी को मेल्ट करके रिमोल्ड करके वायर बनाई गई है, या फिर मेल्ट और मेल्ट करके भी होगा, मतलब क्या समझ नहीं आया। मेल्ट हम अगर ओवरलैप करके तो Overlap। डायग्राम बनाना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं, आपको डायग्राम्स नहीं बनाने होते हैं इसमें। तो अगर दिया नहीं हुई अगर reshape उसने कर- बोला है रीमोल्ड कर दिया है, रीशेप। एक ही वायर के साथ अगर छेड़छाड़ कर रहे हो, लेंथ में चेंज आ रहा है तो पक्का एरिया में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपका अमाउंट तो उतना ही है ना। ठीक है ना। तो जब 3L हो रहा है तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा होगा। जब मैं खींच रही हूँ किसी चीज को तो वो लंबाई में बढ़ रही है, बट साइड से उसकी क्या हो रही है, विड्थ कम हो रही है। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, तो लेंथ कितनी होगी 3L, एरिया कितना है A बाई 3, तो ये 9 टाइम्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? तो तुम यहाँ से एक चीज पता लगा सकते हो सीधी सीधी लेंथ के हिसाब से। मैंने तुम्हें ये पहले बताया था, R इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू R वाली फॉर्मूला। अगर तुम्हें लेंथ, तुम्हें सिर्फ लेंथ के ऊपर ध्यान देना है। तो जो तुम्हें गिवन है कि एरिया जो है ऐसे रिमोल्ड वगैरह करने से, ऐसे खींचने वगैरह से एरिया जो है 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ है। ध्यान सुनना लॉजिक, अगर तुम्हें वहाँ पे फटाफट करने की जरूरत पड़ जाए। एरिया जो है वो 2 टाइम्स लेट से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो रहा है। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ क्या हो रही है, 2 टाइम्स इंक्रीज। हाँ सही है। लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो रेडियस भी 4 टाइम्स, सॉरी रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा। फिर से बता रही हूँ, उसने बोला एरिया जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन था। उसने रेजिस्टेंस के अंदर चेंज पूछा है जब उसी वायर को हम लोगों ने क्या करा है, स्ट्रेच किया है। क्या करा है, तो अगर एरिया 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ है तो लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज। अगर तो ये स्ट्रेच वाला, मोल्ड वाला, वैसे वाला क्वेश्चन है तो लेंथ का जो भी आंसर होगा उसका डबल हो रहा होगा यहाँ पे आंसर। रेडियस कितना हो जाएगा, आर की सॉरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज। क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे लेंथ 2 टाइम्स डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स डिक्रीज हो रही है। तो आपको अगर लेंथ का याद है तो आपको सेम बस डबल करना है। इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज, रेजिस्टेंस। ठीक है। डबल वाला किस चीज में होगा, जब स्ट्रेचिंग हो रही होगी। ठीक है। इसका ध्यान रखना ये ना, कहीं कभी कभी तुम्हें 4 और 1/4 में समझ नहीं आता।
अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही होती है तो वो 4 टाइम्स हो रही होगी, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो 1/4 टाइम्स हो रही होगी। अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो वो रिड्यूसिंग फैक्टर होता है, और अगर न्यूमरेटर में है तो वो इंक्रीजिंग वाला फैक्टर होता है आपका। ठीक है, अगर मुझे बताना है कि मेरी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो 4 into R होगा वो आंसर। ठीक है, और अगर मुझे कहना है कि मेरी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हुई है तो मेरा आंसर R डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो ये बात ध्यान रखना एक बार अपनी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल देती हैं आपके। ठीक है, आपको बार बार V और I, पावर, रेजिस्टेंस, पावर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने के चांस हैं आप लोग को। सर्किट सॉल्विंग हम भी कर लेते हैं एक बार। परसेंटेज वाला भी एक बार आपको बता देती हूँ सारा कहानी, फिर वाइंड अप करते हैं चीज़ों को एक बार सारे क्वेश्चंस देख के, टॉपिक्स देख के। सुनो अब ध्यान से, सारे टॉपिक्स एक बार शुरू से कर रहे हैं, जो जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहती है आप लोगों को? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, या फिर करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड। प्लीज जितनी भी ओम्स लॉ हैं, रेजिस्टेंस, ये जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको बाय हार्ट अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप टाइम कहीं मेंशन करते हो कि नहीं स्टेटमेंट में, कंडक्टर मेंशन करते हो कि नहीं स्टेटमेंट में। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बढ़ा देती हैं कि आप बच्चे को कितना अच्छे से लिखना आता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपकी इक्वल टू लग जाता है। कोई चीज़ हटा रहे हो तो साथ में हम लोग को क्या देना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो आर दे दिया साथ में। तो आर इज हियर रेजिस्टेंस। क्या है? सोचो डिफाइन 1 ओम आ गया, ये इसका ऐसे यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? तो मैं आगे डिफाइन 1 ओम, तो आर की वैल्यू क्या होती है? V डिवाइडेड बाय। प्लीज I बाय V मत लिख कर आना, प्लीज ऐसी गलतियां मत करना, मुझे पूरी उम्मीद है वैसे तो, बट चलो। तो V क्या है? वोल्ट। I क्या है? एम्पियर। तो 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 ओम इज इक्वल्स टू 1V बाय 1। ये भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर है आपको? डन। ओम्स लॉ क्या कहती है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। R जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का पक्का पक्का। चले आगे। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट चीज है। क्लियर है इतना भी? चलो अब एक चीज और देख लो VI ग्राफ में। ये स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये जो ढलानी है मैंने बनाई, वो क्या बताती हैं आप लोग को? रेजिस्टेंस। इसमें से फर्स्ट की रेजिस्टेंस ज्यादा है कि सेकंड की? तो फर्स्ट की रेजिस्टेंस ज्यादा है किससे? सेकंड की रेजिस्टेंस से, क्योंकि ये VI ग्राफ है। ध्यान सुनना, ये VI ग्राफ है। पहले फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू सेकंड, और ये वाला किसका होगा? सीरीज का, और ये किसका होगा? पैरेलल का होगा। क्लियर है? मतलब जो भी V के पास है वो ज्यादा होगी ना, चाहे IV हो चाहे VI हो। इसकी स्लोप ज्यादा नहीं, स्लोप देख रहे हैं हम लोग। अगर IV ग्राफ भी है तो अगर V के पास होएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना। नहीं, वो अलग पर्सपेक्टिव फिर I के पास होना चाहिए। वो कह रहे हैं जितना V के पास है उतना ज्यादा। नहीं नहीं, गलत है। अगर अगर V I IV के केस में उल्टा होएगा। अगर आई तो भी तो डंडा उसके पास है। वही तो कह रहा हूँ मैं भी V के पास है। देखो ऐसे डंडे डंडों के केसेस प्लीज मत याद करो प्लीज गाइस, दिख रही ना दिमाग जरा। प्लीज ऐसे। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर ठीक है, अगर आपका लॉजिक दूसरे केस में सही बैठ रहा है तो आप कर सकते हो, बट वैसे ऐसा कुछ डंडे डंडे वाले लॉजिक मत करो। सिंपल लॉजिक ये है, ढलान मतलब स्लोप मतलब ढलान। अब ढलान कैसे देखोगे? गाड़ी यहाँ से गिर के जोर से गिरेगी कि यहाँ से ऊपर से, तो मतलब इसकी ढलान ज्यादा है। VI ग्राफ में ढलान ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज बताती हूँ। तुम्हें ये VI ग्राफ बनाना आता है। V बाय I इज इक्वल्स टू R होता है। R इज स्लोप, तो R क्या है? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन x एक्सिस। y पे क्या है? V है, x पे क्या है? I। तो V बाय I क्या होता है? वैसे भी हमें R। तो हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज रेजिस्टेंस। तो मैं पूछा जाता है ये प्रूव करना VI ग्राफ को या रेजिस्टेंस को प्रूव करो कि रेजिस्टेंस ही स्लोप है, तो कैसे पता लगेगा तुम लोग को? तुम लोग सबसे पहले ये पूरा ऐसे वाली कहानी लिखोगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ओम्स लॉ ये कहती है आप लोगों को स्टेटमेंट। हेलो भक्ति, इधर V इज इक्वल्स टू RI, तो R इज इक्वल्स टू V बाय I ऐसे लिख दोगे इसको। R इज वैसे स्लोप। भी फॉर्मूला उसमें लगाते तो है, फॉर्मूला सीधा नहीं लिख सकते। मैम फिर सीधा जीरो दे दीजिए, चलेगा? ये प्रूफ बोला है तो कर दो उस बेचारे को, वैसे तो सब कुछ लिखा ही है सीधा सीधा बुक में। आप कह रहे हैं कि प्रूफ बोल रहा है कि स्लोप होता है R, तो नहीं सीधा नहीं लिख सकते, प्रूफ करना पड़ेगा। अरे हंसने वाली क्या बात है?
सच में नहीं लिख सकते, आपको स्टेप मार्किंग है ना यार, बोर्ड्स हैं वो, मतलब आप ठीक हो अपनी जगह कि जब एक लाइन में काम खत्म हो सकता है तो क्यों ड्रामा करके दिखाना। ये आता तो कॉमन सेंस हमें ये आता होगा, बट नहीं लगानी कॉमन सेंस। मैंने क्या बोला, अपनी सारी गलत शक्तियों का इस्तेमाल हाँ छोड़ देना थोड़ी देर, या फिर गलत शक्ति जो आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हो, जो आप अपना मैथ्स लगाते हो, ये आपकी शक्तियाँ सही नहीं है, इसे प्लीज अपने पास ले, अपने अपने घर ही छोड़ के जाना, बस छोड़ जाना जहाँ छोड़ सकते हो। चलो बस अब बातें, अच्छा ठीक है, आईवी ग्राफ के लिए बताओ ये कैसा होगा। बस जितनी स्लोप कम होती है आईवी ग्राफ के लिए यही उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाली पैरेलल हो जाएगी, ऊपर वाले की रेजिस्टेंस कम होगी, नीचे वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि ये आईवी ग्राफ है, बस ठीक है, क्योंकि ये आईवी ग्राफ है। क्लियर, चलो वेरी गुड, शाबाश। तो ये हमें ओम्स लॉ पता चल, बस यार बातें मत करो, या तो तुम कर लो फिर अपने आप अपने हिसाब से अगर करना है तो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारे पास, हमने ओम्स लॉ कर लिया है, रेजिस्टेंस के बारे में कर लिया, रेजिस्टिविटी के बारे में कर लिया हम लोगों ने, और क्या बचा है हम लोगों को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले कर लेते हैं एक बार। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की पहली स्टेटमेंट लिखोगे, हीट प्रोड्यूस या फिर एनर्जी प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। पहले लाइन लिखोगे, हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Square of current. वेरी गुड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द time for which the current is flowing in the circuit. So combining 1, 2, 3, H is directly proportional to I square RT. तो यहाँ पे proportionality के साइन करके इक्वल टू का लग जाएगा। वैसे कांस्टेंट लगता है K की वैल्यू 1 होती है तो हम लिखते नहीं है कांस्टेंट, ठीक है। आप ऐसे करो जैसे आपको पहली बार चला है कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि K की वैल्यू 1 है। पहले कितनी बार करवा चुकी हूँ मैं, अब बस कर दो, अब ऐसे उल्टी सीधी बातें मत करना बिल्कुल मेरे साथ। क्लियर है, ये हो गया आप लोग का क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी तुम्हें पेपर में आ सकता है, जितने मैं टॉपिक्स आज करा रही हूँ उनमें से कुछ ना कुछ तो पेपर में आ ही जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। न्यूमेरिकल के यही टाइप्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी जो चांसेस हैं उसकी मैं एक छोटी सी पीडीएफ में भेज दूँगी, 7-8 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। वो क्वेश्चन एक बार तुम लोग नजर मार लेना, उसमें से मैक्सिमम मैंने तुम्हें करवा दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, उसमें सर्किट वाले क्वेश्चंस भी हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी की अगर आज की क्लास लगा ली है और पहले कर लिया है, तुम्हारा ये जो तुम्हें पीडीएफ भेजूंगी वो कर लिया तो यू आर डन विद योर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है आप लोगों को, कि जब भी किसी सर्किट के अंदर अगर हम बात करें तो जो सोर्स है बैटरी, वो क्या सप्लाई कर रही है, कुछ एनर्जी सप्लाई कर रही है। क्या कर रही है, कुछ एनर्जी सप्लाई कर रही है। उस एनर्जी का 2 काम है। पहला काम क्या है, टू मेंटेन करंट इन द सर्किट, टू मेंटेन द चार्जेस इन द सर्किट, की करंट फ्लो कराने का काम है। और दूसरा काम क्या है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है वो डिसिपेट हो जाए हीट की फॉर्म में। और वो हीट क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। इन अ सर्किट द सोर्स प्रोवाइड्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी हैज 2 वर्क्स। पहला वर्क क्या है इसका, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। एंड दूसरा काम क्या है इसका, जो लेफ्ट ओवर हीट, जो लेफ्ट ओवर एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देना। अब ये जो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको इक्वेशन की फॉर्म में हमें दे देती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें ये बताता है कि कभी भी किसी सर्किट के अंदर कोई एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो एनर्जी 2 काम कर रही है। एक तो करंट फ्लो करा रही है और साथ साथ में कुछ हीट की फॉर्म में से बाहर कर रही है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहाँ करंट होगा वहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, और वो हीट किसके इक्वल होगी, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने बता दिया था हम लोगों को ये इक्वेशंस बना के। तो आपको पहले वो स्टेटमेंट आनी चाहिए और ये पूरी चीज़ आनी चाहिए। क्लियर है इतना, ठीक है। अब है नेक्स्ट सर्किट सॉल्विंग। सर्किट सॉल्विंग एक बार देख लें फटाफट से, ठीक है, 5 मिनट। और उसमें फिर मैं तुम्हें सीरीज पैरेलल दोनों के बता देती हूँ क्या क्या करने हैं सर्किट्स। ये फॉर्मूले लिख लेना, अभी साफ रहेगा। तो ये लिख लिए सबने फॉर्मूले कि नहीं, सच्ची बता दो। ठीक, थैंक यू, सबका एहसान है बिल्कुल। रजिस्टर दिखाएंगे, क्या रजिस्टर दिखाएंगे, रजिस्टर दिखाई रजिस्टर बनाया थोड़ा। ठीक है,
अब ध्यान सुनना, एमीटर क्या मेजर करता है? करंट को मेजर करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करता है? सेल या बैटरी। मेंटेन सेल या बैटरी करता है, मेजर वोल्ट मीटर करता है, करंट को एमीटर करता है। ठीक है, समझ आई बात मैंने क्या बोली है? 3 स्टेटमेंट। सीरीज केस में क्या सेम रहता है, फटाफट बताओ। करंट भी डिफरेंट होता है, ऐसे ही बोल रहे हो तुम? अब तुम्हें पूछा उसने टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पहला क्वेश्चन उसने बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। आर एस दोनों सीरीज में दिख रहे हैं हम लोग को, कोई जॉइंट नहीं है इनमें, दोनों एक के बाद एक लगे सीरीज में दोनों। तो कितनी हो जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस? 10 + 5 कितनी होती है? 15 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब ध्यान सुनना, उसने बोला एमीटर की रीडिंग बताओ। एमीटर की रीडिंग टोटल करंट बताती है। क्या बताती है? तो तुम्हें या तो बोलती है टोटल करंट बताओ या बोलती है एमीटर की रीडिंग बता दो। तो तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, V = IR लिख देना। आर तुम्हें कितना लेना पड़ेगा? अगर तुमने करंट टोटल लेना है तो आर भी कितना लेना पड़ेगा? तो V की वैल्यू कितनी ले लोगे अभी? 16। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/15 एम्पियर। तुम्हें बोला आप बताओ कि 10 ओम में कितना करंट है? इतना ही है। तुम्हें बोला 5 ओम में कितना करंट है? इतना ही है। सीरीज के केस में टोटल करंट ही जो होता है वही पहले वही दूसरे रेजिस्टर के अंदर चले जाता है। आई बात समझ? कोई दिक्कत? पक्का? अब तुमसे एक, अरे नहीं मेरी भाई रुक जा भी, तुम रुक जा भाई, मैं बताती हूँ। मैं समझ गई तेरी बात, वो मैंने भी डिस्कस करना है। तुम्हें समझ आया कि मैंने अगर बोला इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है सर्किट की, टोटल करंट कैसे निकालने है, एमीटर की रीडिंग कैसे निकालनी है तुम लोगों को, तुम्हें 10 ओम के अंदर कितना करंट है ये कैसे निकाल रहे हो, 5 ओम में कितना करंट है ये कैसे निकाल रहे हो। समझ आ गया इतना? क्लियर? अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। दो कहानी ध्यान सुनना। अगर तो नॉर्मल वोल्टेज देखो तो 16 वोल्ट है, बट हमें पता है सीरीज के अंदर इसके अंदर और इसके अंदर V डिफरेंट होगा। इसमें अगर V निकालना है तो जो यहाँ पे V लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा है, ये वोल्ट मीटर जो है किसकी रीडिंग बताएगा? 5 ओम के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस उसकी। आई बात समझ? ये जो वोल्ट मीटर है वो किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा? 5 ओम। तो V की वैल्यू कैसे ढूंढनी है? कुछ समझ आ रहा है आपको बच्चे? पक्का सबको समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ भी रही है तो कोई बात नहीं। V = IR। मुझे करवाना जरूरी है भाई, जो एक भी कर रहा है मुझे उसको करवाना है। V की वैल्यू ढूंढनी है हमें। I कितना लूंगी मैं? 16/5, क्योंकि करंट तो सेम रह रहा है। रेजिस्टेंस अब मैं क्या लूंगी? 5 लूंगी। 16/15 ये वाला लूंगी, ठीक है। तो 5 3 = 15, तो V कितना आ जाएगा? 16/3 वोल्ट्स। क्लियर है बात? अब अगर मुझे इसके अक्रॉस निकालनी है, 10 ओम के अक्रॉस निकालनी है, तो मैं फिर से क्या कहूंगी? V = IR। V की वैल्यू ढूंढनी है। I कितना है? 16/15। R की वैल्यू कितनी है? 10। 5 3 = 5 2 = 32/3 वोल्ट आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई, कम देख लो प्लीज। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? आप समझ आ गया सबको? सब कुछ क्लियर है? सीरीज सर्किट में कुछ भी आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर ये वोल्ट मीटर दोनों, अच्छा अब ये भी सुन लो 1 मिनट, अगर ये वोल्ट मीटर ऐसे लगा होता तो 16 टोटल, तो ये टोटल रेजिस्टेंस बता रहा होता 16 यहाँ थी, बट आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी वहाँ पे प्लीज। एरो वाला भी होता है, एरो काट के वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं करना है, ठीक है। वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। ऐसे कह रहे हो ना आप? देखना यस मैम। लास्ट टॉपिक फटाफट से कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर हमने ओवरऑल सारा खत्म कर लिया है। बाकी चार्जेस वगैरह वाले भी मैंने आपको बता दिए, बेसिक 1 2 नंबर में आ जाए, लंबे क्वेश्चंस का आने का कोई चांस नहीं है। आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, आपको एक बिल वाले क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी बिल्स, किलोवाट आवर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी भेज दिए हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसका एक टाइप पेज है, उस एक टाइप से सब क्लियर हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन कैसे आता है सुन लो। तो मैं बोला जाता है कि एक
हाउस होल्ड सर्किट बनाया गया है, एक हाउस होल्ड है, उसमें बिल निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है कितना बिल आएगा। उसमें 5 ट्यूबलाइट्स हैं, 2 बल्ब्स हैं और एक रेफ्रिजरेटर है। उनकी करंट की रेटिंग या पावर की रेटिंग या फिर वीक दे दी जाती है। 1 मिनट बस, 1 सेकेंड, ठीक है। आपको ये सारी वैल्यूज़ दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी पर यूनिट। तो पर यूनिट जब निकालना पड़ता है तो आपको पहले एनर्जी फॉर्म करनी है। एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम करके आप एनर्जी निकालते हो, फिर वो उसके हिसाब से आप आंसर ले लेते हो। ट्यूबवेल वाला होता है, ट्यूबवेल इसमें से पानी ड्रॉ करना होता है 10 मीटर की हाइट से। मोटर है, मोटर वोल्ट दिए होते हैं और उसकी करंट दिया होता है, हाइट से भी कुछ करना होता है उसमें। अभी मत करो, मुझे अगर ये मिल जाए क्वेश्चन आपको तो मुझे भेज देना, मैं आपको भेज दूंगी और इनको भेज दूंगी। वैसे ऐसे आने के कोई चांसेस मुझे तो नहीं लगते, बट आप मेरे को भेज देना ताकि हम एक बार कर लें। अगर वो आपको आपकी नज़र में आया तो हम सबको करवा देंगे, ठीक है। आप मुझे भेज देना, डन। एक बार सर फटाफट से सुन लो पैरेलल का भी यार, एक ये दूसरा ये। सबसे पहले बोलो उसने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ये क्या निकालनी है पैरेलल में, तो मैं ये लिख दूं, ऐसे देखना। 1/RP। शाबाश, मुझे लगा अभी भी सो रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/1 और तुम लोग का फाइनल तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओम्स में। क्लियर है? निकालना जरा फटाफट से, रेजिस्टेंस निकाल के जल्दी बताओ मुझे। 1/RP बताना जल्दी, कितना 1/RP क्या RP? वही गलती, फिर से वही गलती मतलब बेशर्मी की हद ही हो गई। मेरी एक मिनट बात सुनो, मैंने अभी तुम लोगों को ना क्लास की स्टार्टिंग में बोला कि तुम लोग इतने ज्यादा समझदार किस्म की स्पीशीज हो। आप लोग 1/RP, ये जो आंसर आएगा उसी को 1/RP और उसी को RP मानकर आंसर ले लो। अगर वही 10/17 अभी किसकी वैल्यू RP की के 1/RP की? RP की वैल्यू कितनी है? 10/17। प्लीज ध्यान रखना कि वहाँ 1/RP नहीं RP लिखना है। रेसिप्रोकल करके आना प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। नहीं करके आओगे, मुझे पता है। अब उसने पूछा एमीटर रीडिंग बताओ भाई। अच्छा पहले मुझे तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। V सेम रहती है और I डिफरेंट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना डिफरेंट है। तो इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है। तो अगर वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा दूं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। इसके लिए रीजंस ये वाले जो क्वेश्चंस है ऐसे छोटे छोटे वाले, वो भी मैंने PDF बना दिया, मैं अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ तुम लोग को इस क्लास के बाद, ठीक है। तो क्या बोलती है, ये भी 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट है। क्लियर है इतनी कहानी? पक्का आगे चले हम लोग, ओके। तो V हमने निकालना सीख लिया, सबका करंट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं एमीटर की रीडिंग। एमीटर की रीडिंग क्या बताती है? टोटल करंट। क्या बताती है? टोटल करंट। V इज इक्वल्स टू IR, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? R/V लिख दूँ? नहीं ठीक है, ठीक है, आप सबसे ज्यादा लिखिए। तो R कितना लिखूं मैं? टोटल। अगर मुझे करंट टोटल ढूंढना है तो मुझे रेजिस्टेंस भी क्या लगानी पड़ेगी? टोटल। तो टोटल क्या निकाली मैंने? 10/17। एकम प्लीज बेटा ध्यान दे लो, 10/17। तो ये 17 ऊपर चले जाएगा, 10/10 कट जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 एम्पियर। तो ये टोटल करंट है। अगर सीरीज होता तो मैं सब में कहती कि ये 17 एम्पियर ही है, बट अब यहाँ पर करंट की वैल्यूज डिफरेंट है। कैसे निकालेंगे सुनो, रेजिस्टेंस में V इज इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। वहां पर क्या होता था कि मुझे करंट की वैल्यू पता होती थी, यहाँ पर मुझे V की वैल्यू पता है। V की वैल्यू कितनी है? 10। I की वैल्यू ढूंढनी है, R की वैल्यू, तो I कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर इस केस में। आई बात समझ? इंडिविजुअल की नहीं है यहाँ पर R। करंट अगर यहाँ से निकालना तो ये, अगर यहाँ निकालोगे तो इंडिविजुअल वाला करंट और इंडिविजुअल वाली रेजिस्टेंसेस निकलेंगी। यहाँ पर जो एमीटर है वो टोटल करंट या टोटल करंट बताएगा किससे? टोटल रेजिस्टेंस से। 10 इज इक्वल्स टू I इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू I क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना? 10
10 एम्पियर आ जाएगा। अब देखो 10 + 5 + 2 कितना है 70 और यहाँ कितना आ रहा है 70 मतलब वेरीफाई हो गया, ठीक है आंसर। अब दो चीजें हैं, कई बार तुम लोग को सेकंड मतलब पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछते हैं, दूसरे पार्ट में तुमसे पूछते हैं कि टोटल करंट बताओ, और फिर किसी इंडिविजुअल का पूछ लेते हैं या किसी इंडिविजुअल की पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेते हैं। कई बार क्या करते हैं वो पहले पार्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछते हैं, दूसरे पार्ट में पूछते हैं कि फर्स्ट वाले में कितनी होगी, सेकंड 2 ओम वाले में कितनी होगी और 1 ओम वाले में कितनी होगी, और थर्ड में पूछते हैं टोटल कितनी होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम ये भी कर सकते हो कि 2 + 5 + 10 कर लेना, वो भी 17 एम्पियर ही आएगा। तुम्हें ये सब पखेड़ा करने की जरूरत करने की पड़ेगी। दोनों तरीके ठीक हैं। आप जब इन तीनों के इंडिविजुअल करंट्स को ऐड करोगे तो वो एमीटर की रीडिंग यानी टोटल करंट के इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ कर दी है एज यूजुअल, ठीक है। मेरे हिसाब से हमने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारा चैप्टर कर ही लिया है, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं हमने। मैं आपको 2 PDFs भेज रही हूँ, अभी बैठो, अभी के अभी जितने में मैं बाकियों को देख रही हूँ वो वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करो, किसी को डाउट है वो ले करो, उसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पैक है, सारे को नजर मार लो, प्रीवियस ईयर सारे इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।